सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सबके सब, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। और देखिए अब जाते जाते समय आ चुका है आपके एग्जामिनेशन का। आपके एग्ज़ाम होने ही वाले हैं स्टार्ट। बस अब अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग हिसाब किताब है। अब सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो फिर भी थोड़ा हमारे पास टाइम बचा हुआ है। ऑलमोस्ट 50+ डेज़ का, 50 to 55 डेज़ का हमारे पास टाइम बचा हुआ है। बाकी अदर स्टेट बोर्ड के कहीं कहीं एग्ज़ाम हो भी चुके हैं यहाँ तक कि, और कहीं कहीं होने वाले हैं। तो मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ ये मानकर कि हमारे पास अगर 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है तो उस 1 मंथ को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कि हम एक डिसेंट स्कोर 90+ एटलीस्ट हम ला सकें आउट ऑफ 100। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर स्ट्रैटेजी वाइज करोगे तो हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप इधर उधर कुछ भी रैंडम वे में कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो रैंडम वे में कर रहे हो, चाहे आप कितना भी ज़्यादा क्यों ना पढ़ रहे हो, वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। बाई चांस मान लेते हैं आप फिजिक्स के स्टूडेंट तो जानते होंगे कंडक्टर के अंदर कैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी हाई वेलोसिटी से भागते हैं, थर्मल वेलोसिटी से 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या कुछ फायदा होता है? करंट जीरो कंस्टिट्यूट होता है, क्योंकि वो विदाउट डायरेक्शन होते हैं। यानी अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तो आपके किए गए कितने भी अच्छे एफर्ट्स आपको नेट रिजल्ट जीरो ही देने वाले हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं तो कहता हूं थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो जानदार तरीके से पढ़ो, और उसके पीछे एक खतरनाक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, तूफानी स्ट्रैटेजी। तो उसी को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए स्टूडेंट्स आए हूँ। उससे पहले कि मैं कुछ आपसे बातें डिस्कशन करूँ, मैं आपको थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अनअकैडमी के रिगार्डिंग। ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लें जिसने अभी तक नहीं किया, livedaily.me/chat करके। इसमें आपको सभी एडुकेटर्स की नोटिफिकेशन मिल जाते हैं जब भी वो यहाँ पर आते हैं। ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, इसमें आपको अपने एडुकेटर के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट करने का मौका, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, लीडर बोर्ड्स, और आपके वीकली एनालिसिस आपका चलता है। और साथ ही साथ आपके डिफरेंट बैचेस चलते हैं जिसमें आप अपने अलग अलग एडुकेटर के साथ किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, बहुत से अलग अलग एडुकेटर्स हैं, आप किसी से भी अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स, ये अनअकैडमी की टीम है जो कि आपको यहाँ पर टीच करती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी दिखाई देगी, सीबीएसई क्लास 11-12 में सर्च कर स्पेशल क्लासेस में जाकर आपको मेरा नाम सर्च करना है, प्रणव पांडे। मैं आपको वहाँ पर दिख जाऊँगा, और मैंने वहाँ पर बहुत से लेक्चर बनाए हैं जो आज की स्ट्रैटेजी के लिए भी आपके काम आने वाले हैं। अगर आप तरीके से उन्हें देखोगे, मैं भी बताऊँगा कैसे कर। ठीक है, बाकी ये फीस स्ट्रक्चर है, इसमें 12 मंथ का सही रहता है। अगर आप शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन जो 11-12 में, उनके लिए मैं भी बताता हूँ आगे के लिए अच्छी चीज़ है। PRAN10 कोड को आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह ये कुछ ऐसे ही है, ये रखा हुआ खाली, यहाँ पर एक्चुअल कोड है PRAN10, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आपको उसमें 10% का ऑफ मिलेगा। और बाकी स्टूडेंट जो काम की चीज़ है, ये है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। ये उन स्टूडेंट के जो कि 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अलॉन्ग विद योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। इसका फी स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो, कौन सा कोड है यहाँ पर, PRAN10, कौन सा कोड है PRAN10 कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसमें आपको 10% का ऑफ मिलता है अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, पहले आप फील कीजिए क्लासेस को कि क्लासेस में मज़ा आता है कि नहीं आता, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कितना आपके लिए वर्दी होने वाला है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे कर जो बचा हुआ अपने पास टाइम है उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का अगर हम यूज़ करते हैं और हम फिर एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग में स्पेशली बात कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी सिंपल है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ बहुत सिंपल है। मैंने कितने बार, एक बार नहीं कितने बार मैंने स्टूडेंट्स को लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करवा के बहुत अच्छा स्कोर करवाया। ऑफलाइन तो कराया, ऑनलाइन की भी बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन तो खैर कराया, वो तो मैंने अपनी आंखों के सामने बैठा के कराया, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, मैंने इससे पहले भी बहुत बार जब मैंने वन शॉट वीडियो या फिर मैंने इस तरह के वीडियो डाले थे तो उसके रिजल्ट स्टूडेंट्स के आए हैं कि उन्हें उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो वही मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ कि आपको अब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले अपने आगे ना प्रॉपर गेम ओपन होना चाहिए, मतलब हमें पहले गेम के रूल पता होने चाहिए इससे पहले कि हम गेम खेलें। तो गेम के रूल क्या है कि आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में रिगार्डिंग भी आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्लास 12th मैथ्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या क्या है। तो मैं अगर उसको बाइफरकेट करूँ, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर्स आपको गिवन है। एक प्लस पॉइंट कहें या हो सकता है माइनस भी, लेकिन एक पॉइंट ये है कि आपका इस बार सिलेबस में रिडक्शन है। जैसे पिछली बार वाले जो एग्जामिनेशन वाले आपके स्टूडेंट थे, आपके सीनियर थे 2020 बोर्ड के, उनके उसमें भी स्लाइट रिडक्शन हुआ था, जबकि उस समय कोई कोरोना ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उनके उसमें कुछ रिडक्शन हुआ था, कुछ एक्सरसाइजेज हटी थी।
आपके उसमें वो तो हटी एक्स्ट्रा कुछ और हटी है 30%, आप जानते हैं 30+% आपके उसमें रिडक्शन हो गया ऑलमोस्ट 33% का। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस आपकी हट गई हैं। और इस बार जहां तक मुझे लगता है पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, बहुत ज़्यादा क्या, पेपर बहुत ईजी आने वाला है। मेरी मानो तो एक बात, ये मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ, हो सके तो इसे याद रख लो, ध्यान रख लो, अपने दिमाग में बसा लो कि जहां तक मुझे लगता है इस बार अगर आपने प्रीवियस पास्ट ईयर के अगर आपने ऑलमोस्ट एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पेपर भी अगर आपने किए है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहीं से कुछ ना कुछ आएगा, वहीं से कुछ ना कुछ आएगा। बहुत ज़्यादा चांस मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि पेपर एग्जैक्ट ही ना आ जाए, क्वेश्चन पेपर में वो ज़्यादा चेंज हेर फेर नहीं करेंगे। हो सकता है आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हुई है, आप पर इसका इंपैक्ट ना पड़ा हो इस डिजीज़ का, इस पेंडेमिक का, लेकिन जो अच्छी बात है, लेकिन ना इसने पूरे सिस्टम को थोड़ा हिला के रख दिया है। इसीलिए क्या होगा, पेपर को बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाने वाले। लेकिन स्टूडेंट एक बात अपने दिमाग में ये भी बसा के रख लो कि हमें प्रिपरेशन, हमारी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो टफ होनी चाहिए, हमें वर्स्ट के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए और हमारी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग ये बात को वैसे आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में मत लेना कि पेपर इजी आएगा टफ आएगा, मैंने एक अपनी राय आपको दी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से अपना बेस्ट पूरा देना है। वो जो होगा, जब होगा, कैसे होगा, वो हम तब देख लेंगे। फिलहाल आपको क्या पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपके उसमें बोर्ड पेपर में आता है। और इस चैप्टर नंबर 1 से लेकर, इसको मैं बांटता हूं बेसिकली दो पोर्शन में। एक को मैं कहता हूं कैलकुलस पोर्शन, एक को मैं कैलकुलस पोर्शन कहता हूं, और दूसरे को मैं कहता हूं कि नॉन कैलकुलस पोर्शन। आप भी अगर इस तरह से चीज़ों को बांट ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाने वाला है। अगर आप कैलकुलस को एक डिफरेंट बुक और नॉन कैलकुलस को एक डिफरेंट बुक मान ले, वैसे नहीं जैसे आपको दी है फर्स्ट बुक सेकंड बुक आपको जो दी है ना, उसमें मिक्स है, कैलकुलस मिक्स है उसमें। आपको ये करना है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहनी चाहिए कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके कैलकुलस पोर्शन है, कैलकुलस में आने वाली ये आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद कोई बोलेगा नॉन कैलकुलस, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13, ये आपके नॉन कैलकुलस पोर्शन में आते हैं। कैलकुलस पोर्शन का जितना वेटेज है उतना ही नॉन कैलकुलस पोर्शन का वेटेज है। जो मार्क्स होते हैं ना, उनका कोई रंग नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है, अगर कैलकुलस से 2 मार्क्स का है, नॉन कैलकुलस से 2 मार्क्स का, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ किसी को भी एक को कम ज़्यादा सोच सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं। 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स कहीं से भी। इसको जरा क्लियरिटी रखें। आजकल आपने देखा होगा मेरी एक सीरीज चल रही है कैलकुलस पर, स्पेशली सीरीज चल रही थी। उसमें मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने 5th चैप्टर से स्टार्ट किया, 6th मैंने करा दिया, 7th चैप्टर आज ऑलमोस्ट फिनिश हो जाने वाला है, क्योंकि 7.11 पे हम कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, जिसको प्रॉब्लम होती है वो ध्यान दे, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत जानकारी भी अगर आपको है, हल्का फुल्का बेसिक भी आपका ठीक ठाक है, तो आज से ऑनवर्ड्स हमारे अगले 5 दिनों के अंदर ही 8th और 9th चैप्टर विद इन दिस वीक ये कवर होने वाले हैं। 8th चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये विद इन वीक हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले का मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। तो जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 5th 6th 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज थी, आपके उसमें काफ़ी एक्सरसाइज का रिडक्शन हुआ है। अगर देखें तो यहाँ से 5.1 है, 5.2 है, 5.3, एक तो 5.78 एक्सरसाइज रॉलेज थ्योरम वाली, लेग्रांजेस थ्योरम सीबीएसई में नहीं है, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में हो सकती है, जो कि टफ नहीं है, करना चाहे तो कोई भी कर सकता है। यहाँ से पहले कितनी सारी एक्सरसाइज होती थी, 5 एक्सरसाइज, अभी 5 में से 2 तो एक्सरसाइज रिडक्ट हो गई आपकी। कौन कौन सी? 6.1 हट चुकी है, उसके बाद आपकी 6.4 अप्रोक्सीमेशन हट चुका है, बचा क्या 6.2, 6.3, 6.5। 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बेस्ड है। मैंने कितने बार उसका कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, आप कोई भी वीडियो जाके देखोगे, आपका एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। 6.2 आप उसी समय कर दोगे। 6.5 एक्सरसाइज 6.2 की तरह ही है, मैक्सिमम मिनिमम वाली जो 6.5 है। बस 6.5 में इतना है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास होती है, उन्हें आपने करना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपकी की जा सकती है। नो डाउट चीज़ें समझने में आती है, लेकिन 6.5 एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आप पूछते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, तो ना अपने को हाइपर प्रॉब्लम्स नहीं देखनी, हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें उतना ही देखना जितना रेलेवेंट हो। कैसे पता चलेगा रेलेवेंट क्या है? सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी है वो ये कि एनसीईआरटी के राइट हैंड साइड के पेज में जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स है, कहाँ पर, जो आपकी एक्सरसाइज 6.5 है, वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपने करनी है। एनी हाउ कैसे भी करके उसे करो, वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपने करनी है। जितना हो सकता है समझने की कोशिश करो। मेरे जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं उन लेक्चर से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से उन वर्ड प्रॉब्लम्स को करो, क्योंकि एक बार अगर आपने वो कर ली तो आपका जो माइंडसेट है उन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आने वाले जो क्वेश्चंस, अगर कोई अननोन क्वेश्चन भी आपकी एग्जामिनेशन में आता है तो आपको एक
एक प्रॉपर आइडिया हो जाने वाला है कि इस क्वेश्चन को करने की क्या स्ट्रेटेजी है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर हम रैंडमली क्वेश्चन उठा रहे हैं, देखो एक गलती क्या स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे 5th चैप्टर पकड़ा, 5th चैप्टर को फटाफट किया और थोड़ी देर बाद 6th स्टार्ट कर दिया, फिर 7th स्टार्ट कर दिया। ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, सब कुछ सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, पूरी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फिर आप अपने आप में उलझ जाते हो, आपको यही समझ नहीं आता कब डिफरेंशिएशन, कब इंटीग्रल, क्या यूज़ करना है, फिर आप लोग बोलते हो हमें प्रॉब्लम आ रही है, फिर नहीं। ये उसी को होता है जो बहुत जल्दीबाजी में शुरुआत करता है। शुरुआत जल्दीबाजी में नहीं होनी चाहिए, बहुत बिल्कुल कड़क आपकी शुरुआत होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर आपने डिफरेंशिएशन आज पढ़ना स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, आज का पूरा दिन आप 5th चैप्टर को दे दो, आज का पूरा दिन 5th चैप्टर को दे दो, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। अगर आप शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे भी चल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ है। जैसे प्लेन होता है ना, थोड़ा पहले क्या करता है, एक भागता है उसके बाद उड़ता है, आपको भी ऐसे ही करना है, पहले धीरे 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 चलना है, फिर भागना है, फिर उड़ना है, ठीक है ना। और मैं तो यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट, जिनको भी लग रहा है कि अभी प्रिपरेशन में मेरी नहीं हुई, मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, एक बात ध्यान रखो स्टूडेंट, कहा जाता है कि उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते हो तो चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन अपनी जगह में स्टैटिक मत रहो, डायनेमिक रहो, कुछ ना कुछ करो। आपकी पोजीशन जहां अभी है, अगले t सेकंड में आपकी पोजीशन बदलनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी तरह कितने स्टूडेंट आए और कितने स्टूडेंट आएंगे, बस आपको ये रखना है कि क्योंकि आप जो हो, आप किसी और को नहीं बदल सकते दोबारा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल को कोई स्टूडेंट आपसे आकर राय पूछेगा, बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, आप भी उसे बहुत बड़ी बड़ी स्पीच दे दोगे, लेकिन मायने रखता है आपका पूरा व्यक्तित्व। वो आपकी बातों से नहीं समझेगा कुछ भी बातें, वो देखेगा कि यार अगले ने क्या कर दिया। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपको ये जो टाइम मिला है, ये इसको एज अ प्रॉब्लम नहीं, एज अ चैलेंज लेना है। जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, अगर आपको लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, तो आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रूव करने की। अब जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ऑलरेडी, उनको मजा नहीं आ रहा होगा, सब कुछ नहीं रहा, पहले भी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, पेपर देके आएंगे, नंबर आ जाएंगे ना, उसमें मजा नहीं है, किक नहीं है उसमें। किक इसमें है कि आपके पास अभी कुछ भी आपने पढ़ा नहीं है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई नहीं है। अब किक है कि बचे हुए टाइम पीरियड में, जो कम टाइम पीरियड है, उसमें आप ज़्यादा एफर्ट दोगे तो बात है। और उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अब बचा हुआ जो हमारे पास टाइम है, मैं इसमें अब ये करूंगा कि मैंने आज तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं 10-10, 15-15 घंटे एक दिन में, 24 घंटे में मैं पढ़ दूंगा, अब फिर देखता हूँ कैसे नहीं होता है। नो डाउट हो जाएगा, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। आप 10 से 15 घंटे पढ़ नहीं पाओगे एक दिन में, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, खासतौर से तब जब आपने आज तक पढ़ा नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 से 15 घंटे पढ़ लूंगा, ये बस क्या है ना, ये सोच में ही रह जाता है, ये हो नहीं पाता। कुछ ऐसा सोचना है सबसे पहले जो अचीवेबल हो, कुछ भी नहीं सोचना। अपना गोल टारगेट डिसाइड करते समय आपको ऐसा टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा जो कि अचीवेबल हो, जिसको आप अचीव कर सकते हो। अब 15 घंटे आप बोल रहे हो कि मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है 15 घंटे एक टाइम में पढ़ना, जबकि आपने पहले पढ़ा नहीं। इसीलिए क्या करना है, शुरुआत धीरे धीरे करनी है। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, शुरुआत में 2-3-4 घंटे रखो। मैं तो कहता हूँ 2-3 घंटे पढ़ लोगे अगर मैथमेटिक्स, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है आपके, तो भी सफिशिएंट है। अगर आप 2 से 3 घंटे हर दिन कैसे भी कर मैथ्स के लिए निकाल दे रहे हो, जिनकी प्रिपरेशन पहले से नहीं थी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, डिसेंट स्कोर, 90+ आराम से। तो इसमें स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको ये बता रहा था, वेट, मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास ये चैप्टर 5th, 6th, 7th में कितने इजी हैं। 6th चैप्टर में मात्र 3 एक्सरसाइजेज है। 5th चैप्टर होता था पहले, इसमें 8 एक्सरसाइज हुआ करती थी, 8वीं हट गई, आपके पास 7 एक्सरसाइज इसमें आपके पास बची, जो आपकी एग्जामिनेशन में आने वाली है। तो 7 एक्सरसाइजेज यहाँ से आएंगी, 3 एक्सरसाइजेज यहाँ से आएंगी। इसमें 11 एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें से आपके पास एक तो 7.8 हट चुकी है आपकी, और बाकी नहीं हटी। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 एक्सरसाइजेज यहाँ से हैं, ठीक है ना। और इजी एक्सरसाइज है शुरुआत की। मैं तो कहता हूँ जब इंटीग्रल पढ़ रहे हो, जिसको इंटीग्रल में प्रॉब्लम है, एक बात ध्यान रखना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अगर आपने 7.1 से लेकर 7.3 तक आप टिक गए, अगर आप टिक गए यहाँ तक, एक एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर रहे हैं। अब स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो ब्लंडर होती है, बताऊँ क्या, वो 7.1 और 7.2 को ही नेग्लेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वो इसी को कम टाइम देते हैं, 7.1, 7.2 को, और सोचते हैं कि बड़े बड़े वाले क्वेश्चन कर लें जो एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। नहीं कर पाओगे। ऐसे ही 5th चैप्टर में, 5th चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो, 5th चैप्टर की जो जान है, या मैं कहूँ पूरे कैलकुलस की जो जान है, चेन रूल, बस खत्म। अगर आपने एक्सरसाइज 5.2 को आराम से कर लिया, 5.3 और 4 में अपनी प्रैक्टिस कर ली, फिर है ही नहीं कुछ चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, इवन पूरी कैलकुलस में ही कुछ नहीं है।
इसलिए मैं तो कहता हूँ शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो, जितनी अच्छी शुरुआत होगी उतने अच्छा आपका अंजाम होने वाला है। इसीलिए स्टूडेंट ये 5th चैप्टर जो आपका दिख रहा है इसमें चेन रूल बहुत तगड़े तरीके से पढ़ना, क्योंकि उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नई चीज़ नहीं है, क्योंकि चेन रूल वो जगह जो ट्रांजिशन देती है आपको, आपकी सोच को थोड़ा बदल देती है कैलकुलस के लिए कि कैसे आपको पढ़ना है। सिमिलरली इंटीग्रल वाला चैप्टर है, इंटीग्रल में अब हम सोच रहे हैं कि यार हम बाय पार्ट लगाना सीख जाएं, हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी सीख जाएं, हम पार्शियल फ्रैक्शन को समझ जाएं। तो वो नहीं कब समझोगे, जब आपको 7.1 और 7.2 का एक एक क्वेश्चन आता होगा। कहीं से नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। मैंने 10 बार कह दिया। 7.1 जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है, 7.1 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन करो, यानी हाउ करो, कैसे भी करो। आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, सॉल्यूशन देख देख के प्रैक्टिस करो, रटने के लिए, याद करने के लिए नहीं कह रहा। उस क्वेश्चन को ऐसा कर लो कि आपके दिमाग में एक पैटर्न छप जाए। और सिमिलरली 7.2 में बस अगर आपने 2 एक्सरसाइज कर ली, जो कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 7.1 7.2 करने के बाद उसके बाद क्या है, 7.3 7.4 5 6 सभी एक्सरसाइजेस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक एक लेक्चर में 1 शॉर्ट्स इनके लिए मैं, आप 1 शॉर्ट्स प्रणव पांडे करके सर्च करके देख लोगे तो आपको वहाँ पर दिख भी जाएंगे। मैं अभी जो रिसेंटली अनअकैडमी में हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें 7 चैप्टर तक मैंने करा दिया। 8th चैप्टर 9th चैप्टर जो आपके बचा हुआ है ये अब अपकमिंग डेज में होने वाला है, आजकल में ये चैप्टर भी हो जाएंगे। 8th चैप्टर 9th चैप्टर, वहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि जो आपके डाउट है वो भी बताओ, उसका एक सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे, उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। और ध्यान रखना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको आगे नहीं बढ़ना। और एक और बात ध्यान रखना, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मिसलिनियस बिल्कुल करनी है, मिसलिनियस बिल्कुल करनी है। जैसे मैं जितना स्ट्रिक्टली मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं करना, उतना ही स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और मिसलिनियस हर हालत में करना। एग्जाम्पल तो आपके मोर और लेस एक्सरसाइजेस की तरह होते हैं, यानी कि एक बारी के लिए अगर आप एग्जाम्पल को छोड़ भी देते हो तो मुझे नहीं लगता बड़ी दिक्कत होनी चाहिए अगर आपने एक्सरसाइज ढंग से पढ़ी है तो। लेकिन मिसलिनियस एक्सरसाइज एक डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज होती है, ऐसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी नहीं पढ़े होते। मिसलिनियस एक आप कह सकते हो हॉट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टाइप के। बाकी ये नॉन कैलकुलस जो पोर्शन है, और ध्यान रखना 35 से 35 ऑलमोस्ट इतने मार्क्स का यहाँ से पेपर में आता है आपका आउट ऑफ 80। पहले जिसका 100 मार्क्स का होता है वहाँ ऑलमोस्ट 45 मार्क्स का यहाँ से आता है, तो काफ़ी मेजर पोर्शन है अपने आप में। लेकिन इसकी जड़ वही है कि अगर आपने इसको स्टार्टिंग से पकड़ लिया, 5th चैप्टर को स्टार्टिंग से पकड़ लो उसको, बस उसके पीछे चलते रहो, उस ट्रैक के पीछे चलते रहो। एक रूटीन बना लो अपने लिए कि भाई मुझे 7 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में मुझे इसे खत्म करना है, और पहले से स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा कि इतने दिन में ये कर लो, इतने दिन में। मैं तो एक प्रॉपरली आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है। और अगर करने पे आओगे, होगा शुरुआत में थोड़ी सी हो सकता है मुश्किलें भी आए, लेकिन देखो वो सबके साथ होता है, वो आप अकेले इकलौते थोड़े ना, वो सबके साथ होता है। अगर सोचो मुश्किलें नहीं आएंगी तो क्या हर कोई कैलकुलस करके ना घूमता रहे? क्यों लोग कहते रहे कि मुझे कैलकुलस नहीं आ रही, या हर कोई 12th में मैथमेटिक्स क्यों नहीं ले ले फिर, अगर इतना ही आसान हो तो? आसान है नो डाउट, लेकिन वो एक माइंडसेट है, उसे बदलने के लिए सिर्फ एफर्ट्स करना है। सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, किसी के लिए वो टफ है, किसी के लिए वो ईजी है। सब्जेक्ट तो जैसा है वैसा है, वो बस जिसका माइंडसेट जल्दी अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के साथ मोल्ड हो गया वो उतनी आसानी से कर पाता है। ये आपका कैलकुलस पोर्शन है। नॉन कैलकुलस पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला, और साथ ही साथ ये ऐसा है कि कम इनपुट में अच्छा आउटपुट देने वाला चैप्टर है। रिलेशंस एंड फंक्शन वैसे